जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिल के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल। बिलासपुर ग्रामीण में जन आंदोलन की तैयारी, घर घर पहुंचेगा कांग्रेस का अभियान। सिम्स में इंटर्न डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। फर्जी मेडिकल बिल बनाकर लाखों के गबन का आरोप, शिक्षक पर एफआईआर, गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। और पारंपरिक खेलों से युवाओं में फिटनेस और ऊर्जा का संदेश। देवरी खुर्द की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश भर की टीमों ने लिया हिस्सा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य में आम जनता पर पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी ने बड़े जन आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस द्वारा तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की रणनीति तय करते हुए सभी मंडल पदाधिकारियों को घर घर जाकर जनसंपर्क करने और जनता की शिकायतें एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ ठगी का काम किया जा रहा है और लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से मध्यम वर्ग और गरीब परिवार सबसे अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है और इस तानाशाही व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी की आगामी रणनीति के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अब घर घर जाकर परिवारों से संपर्क साधेंगे, स्मार्ट मीटर हटाने के समर्थन में फॉर्म भरवाएंगे तथा बढ़े हुए बिजली बिलों से जुड़ी हर शिकायत को एकत्र कर बड़े स्तर पर सरकार और बिजली विभाग के समक्ष रखेंगे। बिजली बिल जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और स्मार्ट मीटर के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ठगी का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, इसमें आक्रोश है, लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम लोग घर घर जाएंगे, एक फॉर्म सभी परिवारों से भराएंगे और इस आंदोलन को और मजबूती से आने वाले समय में हम आगे ले जाएंगे ताकि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, पुरानी व्यवस्था लागू की जाए और 400 यूनिट पे जो बिजली बिल हाफ का लाभ हमारी सरकार देती थी उसको पुनः सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा और लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हो। स्मार्ट मीटर तो लोग खुद अपने घरों से उखाड़ कर फेंक रहे हैं, हम तो सबको एक मंच पर लाएंगे, एक साथ लाएंगे और एक जन आंदोलन बनाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के भीतर भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग अब खुद अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ने लगे हैं। कांग्रेस का ये जन आंदोलन केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी सभी को एक मंच पर लाकर इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देगी। उन्होंने पुरजोर मांग उठाई कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर पुरानी बिजली व्यवस्था को बहाल किया जाए। साथ ही पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना को पुनः सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जनता को राहत
और स्मार्ट मीटर से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई हर स्तर पर पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 42 लोगों में मलेरिया की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और रोकथाम के इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल बारिश के मौसम में औरा पानी, केंदा सहित बैगा आदिवासी बस्तियां मलेरिया की चपेट में आती हैं, लेकिन समय रहते प्रभावी रोकथाम के उपाय नहीं किए जाते। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और प्रभावित गांवों में तत्काल विशेष अभियान चलाने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। विधायक अटल श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से मलेरिया प्रभावित आदिवासी गांवों में मच्छरदानियों का वितरण नहीं किया गया, जबकि यही बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी साधन है। उनका आरोप है कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी दवाइयों की कमी बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं आज भी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है। 3 साल से लगभग मच्छरदानियां नहीं बांटी जा रही हैं। मालूम है कि बरसात में मच्छर बढ़ेंगे, मच्छरदानियां पहले बांट देना चाहिए आदिवासी परिवारों को, पर उन्होंने कोई मच्छरदानी नहीं बांटी। दवाइयों का वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल है कि ना तो वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ कोई स्टाफ है। वो दवाइयाँ पहले वितरित कर दी जानी चाहिए थी कि अगर इस तरीके की स्थितियाँ आएंगी तो स्वास्थ्य विभाग पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, पूरी लचर व्यवस्था है। और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे बस्तर से भी ऐसी शिकायतें आ रही है, कांकेर से भी शिकायतें आ रही हैं। ये मच्छर का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक आदमी को शेर मारा जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है, और मच्छर मारे जाने पर मुआवजा क्यों नहीं मिलता? कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ नहीं जाता, कोई मैदानी लोगों के पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, और इस तरीके की स्थितियाँ लगातार शिकायत मिल रही है और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, पर जितनी रोकथाम की व्यवस्था की जानी चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं हो रही। विधायक ने बताया कि कोटा क्षेत्र के लिए पिछले 2 वर्षों से एम्बुलेंस की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन्होंने राज्य सरकार से मलेरिया नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन बढ़ाने, सभी प्रभावित गांवों में मच्छरदानियों का वितरण सुनिश्चित करने तथा मच्छर जनित बीमारियों से होने वाली मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है, जबकि लोग स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर नजर लगाए हुए हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम शहर में सड़क, पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य करा रहा है, लेकिन अब इन कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्ती दिखाई जा रही है। वार्ड क्रमांक 3 में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायत के बाद नगर निगम की महापौर स्वयं मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता की जांच कर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई। शिकायत में प्रथम दृष्टया दम मिलने पर महापौर ने स्पष्ट कहा कि जनता के पैसों से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी जांच पूरी होने और निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद ही संबंधित ठेकेदार का भुगतान किया जाए। नगर निगम ने फिलहाल ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अपर आयुक्त खजाची कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जा रही है। यदि जांच में गुणवत्ता में कमी या तय मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि शहर में होने वाले सभी विकास कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे हो, इसके लिए नियमित निगरानी की जा रही है ताकि नागरिकों को टिकाऊ और बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस जोन 1 में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी जांच करने के लिए उसलापुर एरिया आता है, तो मैडम गई थी जांच के लिए। तो मैडम के द्वारा निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका बिना तकनीकी परीक्षण और बिना जांच के पेमेंट ना हो। वो तो रूटीन प्रक्रिया है, वो तो बिना कोर कटिंग के और बिना जांच के हम पेमेंट भी नहीं करते। तकनीकी परीक्षण होने के बाद ही उसका पेमेंट होता है, तो वो रूटीन प्रक्रिया है, वो बिना जांच के हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर समेत कई जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले महीने 17 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों में जलभराव और अव्यवस्था की स्थिति बनी थी। उसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार नगर निगम ने पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। निचले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और 24 घंटे संचालित होने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन भी सक्रिय कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नगर निगम ने शहर में संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिन क्षेत्रों में हर साल बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या सामने आती है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पंप, जेसीबी, आवश्यक उपकरण, कर्मचारियों और आपदा राहत टीमों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की योजना भी तैयार है। नगर निगम ने 24 घंटे संचालित होने वाला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी चालू रखा है ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल राहत दल मौके पर पहुंच सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति, नदी के किनारे बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होती है। हमारे यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित होती है कुछ वार्डों में, जहाँ पे जैसे सरगंडा एरिया है, तालापारा एरिया है और तोरवा एरिया है, तो जल भराव की स्थिति निर्मित होती है हमारे यहाँ। तो एकाएक जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो जल भराव की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं होती। तो जल भराव की स्थिति तो जो बहुत ज़्यादा अगर पानी एक साथ मात्रा में गिरता है तभी जल भराव की स्थिति होती है, अन्यथा सामान्य अवस्था में जल भराव की स्थिति नहीं होती। बुधवार को दिन भर शहर में घने बादल छाए रहे और लोगों को तेज बारिश की उम्मीद रही, लेकिन बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ गए। हालांकि मौसम विभाग का स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय होगा तथा जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन और नगर निगम दोनों पूरी तरह सतर्क हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें, नालों और तेज बहाव वाले स्थानों के पास न जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति या जलभराव की सूचना तुरंत नगर निगम की हेल्पलाइन पर दें ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की देरी ना हो। निगम का दावा है कि इस बार 17 जुलाई जैसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अब देखना होगा कि निगम अपने दावों पर खरी उतर पाती है या फिर इस बार भी शहर का हाल जलमग्न हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के अशोकनगर स्थित अटल आवास ब्लॉक 41 के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। छतों से लगातार हो रहे पानी के रिसाव, जर्जर सड़क, बढ़े हुए बिजली बिल और अन्य समस्याओं से परेशान बड़ी संख्या में रहवासी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी निराकरण नहीं किया गया, जिससे रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। रहवासियों ने बताया कि अटल आवास की अधिकांश इमारतों की छतों से लगातार पानी टपक रहा है। बारिश के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं, लेकिन अन्य मौसमों में भी सीलन और रिसाव बना रहता है। घरों में रखा सामान खराब हो जाता है और कई परिवारों को पूरी रात जागकर पानी रोकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। महिलाओं का कहना है कि सुरक्षित और बेहतर आवास की उम्मीद से यहाँ आए थे, लेकिन अब रहने तक में दिक्कत हो रही है। उन्होंने भवनों की तकनीकी जांच कराकर गुणवत्ता की जांच और आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। 3 साल हो गया है, 3-4 साल। अब इसमें इतनी परेशानी जा रही, इतनी परेशानी है, छत से बिना बरसात का पानी टपकता है। ना वहाँ सोने का है, ना बैठने का है, किसी चीज़ का नहीं। वहाँ तक सुविधा भी कुछ नहीं है। केवल एक बाथरूम में पानी दे रहे हैं, वो भी आ जाता है, कल के लिए नहीं आएगा। पीने का पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, वैसे लाइट का समस्या है। बिजली बिल तो ऐसा भेज रहे हैं कि जान दो, जबकि घर में सब रोज का कमाने खाने वाले इंसान हैं। ऐसा बिजली बिल भेजोगे, ऐसा घर दोगे तो हम लोग कहाँ से करें? महीने का 2,000, 1,600 पहले आता था। हम लोग का जब यहाँ थे तो मुश्किल से दो घर में जलता था 300, 350। अभी तो एक महीने का 1,400, 1,500 रुपया बिल आ रहा है, जबकि घर में कोई नहीं रहता। एक काम में निकल जाता है, बच्चे रहेंगे, तो बच्चे तो दिन भर बाहर ही खेलने भागेंगे। तो कौन अधिकारियों से बात की इस बारे में, तो क्या बोलते हैं?
होगा कुछ कार्यवाही बोलते हैं न, वहाँ जाओ बिजली ऑफिस जाओ तो वो तो ढंग से मुंह सीधा मुंह बात ही नहीं करते। कौन सा बिजली ऑफिस? सरकंडा वो अशोक नगर का। क्या बोलते होंगे? वो जलाते हो तब तो आता है, न तो जाके चेक करो। बोलते हम लोग को उतना समय थोड़ी ना है कि सबके घर में जाके देखते। परिवार हैं जो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं? कितने? हम लोग अभी तो हम लोग केवल आए हैं 16 घर से, हम लोग के एक ही ब्लॉक से। बाकी हम लोग अगल बगल सभी ब्लॉक में यही परेशानी जा रही है, सभी परेशान। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि सरकार आके एक बार चेक तो करे कि कैसा क्या हाल है हम लोग का क्या हाल है, एक बार देखे तुम। लोगों ने बिजली और सड़क व्यवस्था को लेकर भी गंभीर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि नए बिजली मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिलों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां 200 से 300 रुपए तक बिल आता था, वहीं अब 1500 रुपए या उससे अधिक का बिल आ रहा है, जिससे गरीब और मजदूर परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि खराब सड़क, अपर्याप्त सुविधाएं और बढ़ते बिजली बिलों ने अटल आवास में रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। उन्होंने बिजली बिलों की जांच कराने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मोदी आवास हम लोगों को मिला है पर बहुत दिक्कत जाती है। मोदी आवास में पूरा घरों में पूरा पानी चू रहा है। हम लोगों का समस्या यही है कि आके हम लोगों को उसको बना के दिया जाए। और बिजली जो आता है 1600-1700 बिल आता है। हम लोगों के घर 2 आदमी रहते हैं, एक पंखा कूलर चलता है, कोई हम लोगों के एसी तो लगा नहीं है जो इतना बिल भेजा जाता है। बिल कम किया जाए, हम गरीबों की सुनाई होना चाहिए। हम लोगों को 3 साल हो गया है, 3 सालों से ही समस्या। हम लोग कितना बार नगर निगम गए पर कोई सुनाई नहीं। आएंगे बोलते हैं, पार्षद को भी बोले हैं, पार्षद भी खाली देख के चले जाते हैं और कुछ करें। रहवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समस्याओं को लेकर कई बार पार्षद से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका कहना है कि अटल आवास में रहने वाले सैकड़ों परिवार लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि आवासों की मरम्मत, सड़क निर्माण, बिजली बिलों की जांच और अन्य आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिम्स में इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में केवल 15,900 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिल रहा है, जो महंगाई और उनकी 24 से 36 घंटे तक की लगातार ड्यूटी के मुकाबले बेहद कम है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। हालांकि सिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों के इलाज पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि इस हड़ताल में 2021 बैच के प्रशिक्षु डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि पड़ोसी और अन्य राज्यों में इंटर्न डॉक्टरों को उनसे कहीं अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि वे भी समान जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों की लगातार सेवा, लंबी ड्यूटी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्टाइपेंड कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। हम सभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बिलासपुर के इंटर्न एकत्रित हुए हड़ताल के लिए। हमारी मांग माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री से है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से है और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। हमारी मांग सरकार से इतनी है कि अन्य राज्यों में जो कार्य हो रहा है वो समान है, लेकिन जो हमको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें जो अंतर है उसको कम करना चाहिए। हमको चाहिए 15,900 जो मिल रहा है उससे न्यूनतम हम चाहते हैं कि 30,000 तक हमारी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाई जाए। देखिए अभी जो देख रहे हैं महंगाई भी बढ़ गई है, हमको टिफ़िन मैस देना होता है, पीजी में रहना होता है और बहुत सी अन्य चीज़ें हैं जिसके लिए हमको स्टाइपेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब महंगाई बढ़ रही तो हमारा स्टाइपेंड भी तो बढ़ना चाहिए। देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारी ड्यूटी वेरी करती है, 24 आवर टू 36 आवर ड्यूटीज़ होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है और जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो इस वजह से हमारी मांग है सरकार से कि वो हमारे जो स्टाइपेंड है उसको न्यूनतम 30,000 तक बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग विवश, मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, लेकिन ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे ही हम लोग को बोलते रहे तो हमारा तो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, जो कि 365 दिन का होता है, तो फिर हम तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो। जो 365 दिन की इंटर्नशिप होती है उसमें हमारी अभी स्टाइपेंड 15,900 की है। हमारी यहाँ मांग है कि वो स्टाइपेंड बढ़ा के 30,000 किया जाए, क्योंकि आजू बाजू के जितने राज्य हैं वहाँ सब में 30,000 है, कहीं पे 40,000 है। हम अभी तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमने ब्लैक रिबन से स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 दिन में हम ब्लैक रिबन बांध के सारे OPD वार्ड्स इमरजेंसीज में कर रहे थे, पर अभी आज तक हमारी इससे पहले तक हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी सरकार आपकी स्टाइपेंड बढ़ जाएगी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो रहा है। इसलिए आज से हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इसमें आज से हम लोगों ने सिर्फ OPD सर्विसेज और वार्ड सर्विसेज से विड्रॉ किया है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, आगे हमारी मांगें नहीं सुनी जाए तो हम इमरजेंसी सर्विसेज से भी विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, ये हम यहाँ पे 180 लोग हैं, बट एक्चुअल में ये पूरे छत्तीसगढ़ के जितने मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट, वहाँ सब प्रोटेस्ट हो रहा है। सब कल से स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। प्रदेश में हम कम से कम 1200-1300 इंटर्न्स हैं जिनकी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग चल रही है। पिछले बार किस अधिकारी से बात हुआ था, क्या आश्वासन? पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री से बात हुआ था, उन्होंने बोला था कि आपको जल्दी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, आपकी फाइल बन चुकी है, बट अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। तो हम उसी की मांग करें कि हमें जल्द से जल्द ऑफिशियल नोटिस जारी करके हमें हमारी स्टाइपेंड हाइक की कंफर्मेशन दी जाए। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगी? प्रोटेस्ट अभी तक का कोई समय नहीं है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम 2-3 दिन में इमरजेंसी सर्विसेज से भी विड्रॉ करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना मिल जाए। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मौखिक रूप से मांग पूरी होने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। इंटर्नशिप की अवधि भी समाप्ति की ओर है, जिससे उन्हें आशंका है कि बिना किसी निर्णय के उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। डॉक्टरों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मानजनक प्रशिक्षण व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। इंटर्न हमारे प्रशिक्षु रहते हैं, उनके स्ट्राइक में जाने से बहुत ज़्यादा हमारे चिकित्सा व्यवस्था में कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स हैं अभी और जो जितने भी PGs हैं, लेकिन फिर भी उनके जाने से थोड़ा हम लोगों ने जो जूनियर डॉक्टर्स पे थोड़ा सा लोड आएगा, उनको हमने अलर्ट किया हुआ है और उनके उसके अनुसार वार्डों में और विभागों में व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश जारी। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नहीं होगी। अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और
पीजी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इंटर्न के नहीं रहने से जूनियर डॉक्टरों पर अतिरिक्त कार्यभार जरूर बढ़ेगा। इसे देखते हुए सभी विभागों को पहले से सतर्क कर दिया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2021 प्रवेशित बैच के जो इंटर्न्स हैं, जो अभी प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, वे अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। उनने हड़ताल की सूचना दी है। उसमें उनकी प्रमुख मांग अन्य राज्यों के जो जितने भी उनने कुछ 5-7 राज्य कोट किए हैं, जिसमें जो शिष्यवृत्ति या स्टाइपेंड मिलती है, जो वर्तमान में 15,900 रुपये प्रति माह है शिष्यवृत्ति, उसे बढ़ाकर अन्य राज्यों के समकक्ष लाए जाने का, जिसकी मांग उनकी मांग अनुसार लगभग 30,000 के आसपास उनको पाना है। उनका कहना है कि वे प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में मरीजों के साथ लगातार संपर्क में रहकर ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और इलाज के कार्य में भी बड़े वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से उनने हड़ताल की सूचना दी है। मैंने उच्चतर कार्यालय को उसकी सूचना भेज दी है और उनको यह निर्देशित भी किया है कि ठीक है, हड़ताल तो अपनी जगह है, लेकिन जो संस्थान की और प्रोफेशन की जो गरिमा है उसको हर हाल में बनाई रखी जाए और इमरजेंसी सर्विसेज को, मरीजों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम मरीजों के लिए ही पढ़े हैं, बढ़े हैं, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। तो उनने हामी भरी है कि इमरजेंसी सर्विसेज, कैजुअल्टी, ट्राइज जो आते हैं कैजुअल्टी, उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो ओपीडी और अन्य जो विभागीय शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे। वहीं सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि इंटर्न डॉक्टरों की मांग की जानकारी उच्च स्तर पर भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बावजूद संस्थान और चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं, कैजुअल्टी और ट्राइएज जैसी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, जबकि इंटर्न डॉक्टर ओपीडी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर कब तक कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी हिंदुओं की मौत हो गई है, उसके विरोध में मंगलवार को बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर भगवा ब्रिगेड के बैनर तले आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान कुलगाम हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती और ऐसे कायराना हमलों के दोषियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। भगवा ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद के समूल उन्मूलन के लिए कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने के तहत पुतला दहन करना है, जो कि 31 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो मजदूरी करने के लिए, कमाने खाने के लिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे बिलासपुर जिले से हैं, उन 2 भाइयों से उनका धर्म का नाम पूछते हैं, ना कि जात का। धर्म का नाम पूछते हैं और धर्म का नाम जैसे ही बताया जाता है उनको गोली मार दिया जाता है। सेम इसके पहले पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को, जो टूरिस्ट थे, उनमें 4 आतंकवादी आते हैं और चारों आतंकवादी सभी का नाम पूछते हैं, जो अपना नाम और धर्म के बारे में बताते हैं उनको अलग करते हैं और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिनको केंद्र सरकार ने ढूंढ करके 3 लोग जो थे, सुलेमान खान, फैजल खान और रिजवी, ये 3 लोगों को मार गिराया गया। लेकिन अभी 31 जुलाई को जो हुआ घटना, इस पर अभी तक के कोई आतंकी कोई पकड़ा नहीं गया है और ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड नंबर 2 के स्वर्ण जयंती नगर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से 2 राजमिस्त्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। निर्माणाधीन मकान में काम के सिलसिले में पहुंचे दोनों मजदूर 11 केवी हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार पहले एक राजमिस्त्री करंट की चपेट में आया और उसे बचाने के प्रयास में दूसरा साथी भी
बिजली की चपेट में आ गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर जांच टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। दोनों मृतकों की पहचान रवि बंजारे और भूपेंद्र साहू के रूप में हुई है, जो डीएलएस कॉलेज के पास स्थित अटल आवास के निवासी थे। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार स्वर्ण जयंती नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में मंगलवार को दोनों राजमिस्त्री ठेकेदार से मिलने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर तक नीचे बातचीत करने के बाद दोनों भवन की ऊपरी मंजिल पर गए, जहां भवन के बेहद करीब से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट का झटका इतना तेज था कि दोनों को संभालने या बचाने का मौका तक नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बन गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्तूरबा नगर वार्ड में एक निर्माणाधीन भवन में 2 व्यक्तियों की करंट लगने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस टीम यहां पे पहुंच गई है। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। 11 केवी का तार यहां से गुजरा हुआ है और आगे का जांच अभी किया जा रहा है। इस हादसे ने निर्माणाधीन भवनों में सुरक्षा व्यवस्था और हाई टेंशन बिजली लाइनों के बीच हो रहे निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि कॉलोनी के कई मकानों के बेहद करीब से बिजली की लाइनें गुजर रही है, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का पालन, बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी और आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हादसे के कारणों के साथ साथ सुरक्षा में हुई संभावित लापरवाही की भी पड़ताल की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ नजर आने लगा है। बिलासपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर बासाझाल के पास अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि समय रहते वाहन चालकों ने ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। इसी दौरान मौके से गुजर रहे कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने अपना काफिला रुकवाकर हालात का जायजा लिया और राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने कीचड़ में फंसे एक पिकअप वाहन को अपने वाहन की मदद से रस्सी से बांधकर बाहर निकलवाया, जिससे चालक को राहत मिली और यातायात आंशिक रूप से सुचारू हो सका। स्थानीय लोगों ने भी सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने में सहयोग किया। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाकर मार्ग को पूरी तरह चालू कराने की कार्रवाई शुरू की। लगातार हो रही बारिश के बीच जिले में पेड़ गिरने और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के साथ सर्पदंश यानी स्नेक बाइट के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हर दिन सांप के काटने वाले मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि जुलाई के महीने में सर्पदंश के करीब 90 मामले अस्पताल पहुंचे, जबकि इससे पहले वाले महीने में लगभग 30 मरीज ही आए थे। यानी बारिश शुरू होने के बाद मामलों में 3 गुना अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचने वाले अधिकांश मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ मामलों में मरीजों को देर से लाया गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई और इलाज करना मुश्किल हो गया। डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि बारिश के मौसम में खेतों, झाड़ियों, जलभराव वाले स्थानों और घरों के आसपास सांप निकलने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सिम्स अस्पताल में स्नेक बाइट के इलाज के लिए एंटी स्नेक वेनम सहित सभी जरूरी दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो झाड़ फूंक, टोने टोटके या घरेलू उपचार के भरोसे समय बर्बाद ना करें, बल्कि बिना देरी किए मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। समय पर सही इलाज मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है और गंभीर स्थिति से भी बचा जा सकता है। स्नेक बाइट के लगातार केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मैं वैसे बताऊँ, आज ही मैंने अपने डाटा मंगवाया था पीडियाट्रिक और बच्चे वार्ड और मेडिसिन से। उसमें पिछले महीने का जबकि 30 के लगभग केसेस आए थे, मतलब प्रतिदिन 1 केस आ रहे थे, तो उसके अनुपात में इस बार हमारे पास जुलाई माह में 90 केसेस आए, तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये जैसी बारिश वो हुआ है उसके बाद से 90 केसेस आए हैं और 90 केसेस में एक बहुत गंभीर था जो कि काफ़ी लेट पहुंचा था,
बाकी सभी पेशेंट को प्रॉपर इलाज किया गया और 90 में 89 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किए हैं। टोटल अभी तक कितने बताया 90 केसेस इस महीने हुए हैं, 30 केसेस पिछले महीने थे, दोनों मिलाकर के। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग में फर्जी मेडिकल रीइंबर्समेंट के जरिए सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच में खुलासा हुआ कि एक शिक्षक ने खुद अपनी पत्नी और अपने साले के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल तैयार कर कई बार मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ लिया। शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब जांच एजेंसियां पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने और सरकारी खजाने को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करने में जुटी है। शिक्षा विभाग की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शिक्षक साधेलाल पटेल को फर्जी मेडिकल बिल बनाकर सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गगन कुमार के अनुसार विभागीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने 8 से 9 फर्जी मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल लगाकर अवैध भुगतान प्राप्त किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी बिल आरोपी ने अपने अलावा पत्नी और साले के नाम पर भी तैयार कराए थे। शिक्षा विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हमें शिक्षा विभाग से एक शिकायत पत्र मिला कि साधेलाल पटेल करके जो है वो शिक्षक हैं बिहार में, उनके द्वारा फर्जी मेडिकल बिल्स बना करके मेडिकल क्लेम लिया गया है, पैसे का आहरण किया गया है। तो उस पर हम लोगों ने देखा कि लगभग 8 से 9 मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिल बने हैं। कुछ उनके नाम पे, कुछ उनकी पत्नी के नाम पे, कुछ उनके साले के नाम पे बने हैं। उस पर अपन लोगों ने विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी थी शिक्षा विभाग से, जो हमें प्राप्त हो गई है। उस पर हमने FIR किया है और FIR के बाद हम लोगों ने साधेलाल पटेल जी को अरेस्ट किया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और व्यक्ति की निजता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति से मैरिज रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज, जन्म तिथि, पहचान पत्र या अन्य निजी जानकारियां केवल आरटीआई आवेदन के आधार पर किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जब तक कि उससे जुड़ा कोई व्यापक जनहित साबित ना हो। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन कानून की धारा 8(1) व्यक्तिगत निजता की भी सुरक्षा करती है। ये फैसला अंबिकापुर निवासी DK सोनी की याचिका पर आया, जिन्होंने विवाह पंजीयन से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इनकार किए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने माना कि बिना बड़े जनहित के किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा और इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका में शिकायत, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान की प्रतियां मांगी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सूचना आयोग की जिम्मेदारी केवल प्रतीकात्मक कमियों पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि ये तय करना भी है कि मांगी गई सूचना कानून के तहत दी जा सकती है या धारा 8 के तहत छूट प्राप्त है। अदालत ने आयोग को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 90 दिनों के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के एक चर्चित मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हरियाणा के रोहतक निवासी 28 वर्षीय जितेश आनंद की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि किसी व्यक्ति को पुलिस के प्रभावी नियंत्रण में लेने के बाद केवल बाद में गिरफ्तारी मेमो तैयार कर संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(2) के तहत प्राप्त उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मामला साइबर पुलिस थाना रेंज सरगुजा में दर्ज एक साइबर फ्रॉड प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का झांसा देकर शिकायतकर्ता से 84 किश्तों में करीब 21,15,000 रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस ने BNS और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रोहतक से युवक को हिरासत में लिया, लेकिन उसे छत्तीसगढ़ लाने से पहले निकटतम मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। राज्य ने अदालत में दावा किया कि युवक नोटिस मिलने के बाद स्वेच्छा से जांच में सहयोग के लिए पुलिस के साथ आया था और अंबिकापुर पहुंचने के बाद साक्ष्य मिलने पर औपचारिक गिरफ्तारी की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और परिस्थितियों का परीक्षण करते हुए इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि युवक 28 जून 2026 की शाम से ही पुलिस के नियंत्रण में था और कई राज्यों से होते हुए उसे अंबिकापुर लाया गया, इसलिए उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना और ट्रांजिट रिमांड लेना आवश्यक था। कोर्ट ने माना कि यह हिरासत संविधान और BNSS के प्रावधानों के विपरीत थी। इसके साथ ही अदालत ने 30 जून और 3 जुलाई 2026 को पारित न्यायिक हिरासत तथा पुलिस रिमांड के आदेशों को भी निरस्त कर दिया और 5 लाख रुपए के निजी मुचलके तथा समान राशि के 2 जमानतदारों की शर्त पर जितेश आनंद की रिहाई के आदेश दिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड की वैधता तक सीमित है तथा साइबर ठगी के मूल आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जांच एजेंसी कानून के अनुसार आगे जांच जारी रख सकती है, लेकिन उसे हर स्थिति में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा से जुड़े चर्चित चुनावी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने डिविजनल कमिश्नर द्वारा उन्हें पार्षद पद से हटाने के आदेश तथा राज्य सरकार के अपीलीय आदेश को पूरी तरह सही ठहराया। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि सलमान ने जिस सामाजिक स्थिति जाति प्रमाण पत्र के आधार पर OBC आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था, वह संबंधित सक्षम अधिकारी के कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि प्रमाण पत्र में दर्ज राजस्व प्रकरण क्रमांक किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज था। ऐसे में यह मामला केवल जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का नहीं, बल्कि प्रमाण पत्र की वैधता और प्रामाणिकता का था। इसलिए इसे हाई पावर कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी को भेजना आवश्यक नहीं था।
अदालत ने माना कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा के तहत डिविजनल कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह आरक्षित सीट के निर्वाचित पार्षद की पात्रता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे। वर्ष 2021 में नगर निगम चुनाव में सलमान ने स्वयं को कुजंडा जाति का बताते हुए चुनाव जीता था, लेकिन शिकायत के बाद जांच में प्रस्तुत प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, जिसके आधार पर 6 मई 2024 को उन्हें पद से हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने भी उनकी अपील खारिज कर इस आदेश को बरकरार रखा। इस दौरान खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में चंदन यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। हालांकि लंबित याचिका के कारण उन्हें पदभार नहीं मिल सका था। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया कानून के अनुरूप हुई थी और अंतरिम आदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत ने मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज करते हुए चंदन यादव के निर्वाचन को वैध घोषित किया और उनके पक्ष में दायर याचिका स्वीकार कर ली। कटघोरा के बाद अब बिलासपुर जिले की बोदरी नगर पालिका का अटल परिसर भी विवादों में आ गया है। करीब 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की बाहरी परत उखड़ने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिका के सभापति ने निर्माण कार्य में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोदरी मार्ग स्थित अटल परिसर का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया था। करीब 1.5 साल पहले बने इस परिसर पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब प्रतिमा की बाहरी परत उखड़ने लगी है। इसे लेकर नगर पालिका परिषद बोदरी के सभापति विजय वर्मा ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी राशि से हुए कार्य में अपेक्षित गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि यदि निर्माण कार्य की सही तरीके से निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण हुआ होता तो इतनी जल्दी प्रतिमा की स्थिति नहीं बनती। आज आप नगर पालिका बोदरी के अटल चौक में खड़े हैं। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अटल जी के आदर्शों पर चलने के लिए, उनके सिद्धांत बताए हुए सिद्धांतों पर चलने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की सभी निकायों में इस तरह के अटल चौक स्थापित कर वहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनके विचार, उनके आदर्श पहुँचे। छत्तीसगढ़ शासन के इस अच्छी सोच के पीछे कुछ अधिकारियों द्वारा आज इस तरह के प्रतिमा लगाई गई, कई निकायों में लगाई गई। कई निकायों में आज हमारे पड़ोस की निकाय में प्रतिमा जो लगाई गई थी उसकी गुणवत्ता जांच की गई थी, उसके बाद ही उसको लगाई गई थी, जो वहां जाने के बाद आज भी दिखता है कि उनकी वास्तविक है। यहां आने के बाद अभी 1 साल नहीं हुआ है, हमारे कार्यकाल से पूर्व में जब प्रशासक बैठे थे यहाँ पे, प्रशासक सीएमओ इंजीनियर की मिली भगत में 20 लाख का ये चौक और जो मूर्ति देख रहे हैं आप, यहाँ पे आने के बाद हमको मन में पीड़ा हो रही है कि इस देश के भ्रष्ट कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सीएमओ इंजीनियर, इतने ईमानदार पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा में भी अपना भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये देख के पीड़ा हो रही है। मेरे द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच, उनको सजा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री, सांसद, जहाँ जहाँ शिकायत करनी पड़ेगी हम शिकायत करेंगे, क्योंकि इनके हौसले जनता के पैसों को भ्रष्टाचार करने में नहीं मन भर रहा है। आज ये एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री क्या मानते हैं, इसको रख रखाव की अपेक्षा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते सब हुआ है? क्वालिटी में खराबी है जी। हमने दूसरे निकाय में जाके देखा है, वहाँ लगा है, उसकी क्वालिटी अलग दिख रही है, मेटल की क्वालिटी। इसकी गुणवत्ता कितने की लागत से बनी है ये? 20 लाख रुपए की। कब बनी है? और 1 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रशासक बैठे थे तब। क्या चाह रहे हैं आप इसमें? हम इस पे चाह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, इसकी जांच कराई जाए और उपयुक्त किस गुणवत्ता की मूर्ति होना चाहिए वैसी मूर्ति। आगे सत्ता शासन से शिकायत करेंगे और ऐसे महापुरुषों की मूर्ति में कम से कम भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक बार नकेल कसी जाएगी तो आने वाले समय में भी अधिकारी सभापति ने मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक करने की बात कही है और निर्माण एजेंसी सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बनाए गए परिसर की ऐसी स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इन आरोपों के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है।
डेन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवरी खुर्द में नव जागृति कबड्डी प्रतियोगिता समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य कबड्डी प्रतियोगिता का इस वर्ष 4था साल है, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर से विभिन्न टीमों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों में बिलासपुर कोटा क्षेत्र के करपीहा ग्राम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रमुख स्थान हासिल किया, जबकि द्वितीय स्थान पर मुंगेली और तृतीय स्थान पर कोरबा जिले की टीम ने बाजी मारी। आयोजकों ने इस मौके पर कहा कि आज के इस आधुनिक और व्यस्त दौर में जहां लोग शारीरिक रूप से सुस्त और मेहनत से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल का आयोजन लोगों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है, क्योंकि इस प्रकार के खेल शारीरिक फिटनेस और मनोरंजन के साथ साथ युवाओं में अनुशासन व ऊर्जा का संचार करते हैं और ऐसे सफल आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति बधाई की पात्र है। आज नव जागृति कबड्डी प्रतियोगिता समिति के द्वारा देवरी खुर्द में आयोजन किया जा रहा है। आज के हाईटेक जमाने में जो शारीरिक वर्कआउट है, मेहनत करते हैं, जिससे पसीना निकलता है, और कबड्डी ऐसा खेल है जिससे मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मन भी स्वस्थ रहता है, स्फूर्त रहता है। ऐसे समय में इस खेल को अगर संजो के रखना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और शरीर भी फिट रहता है। साथ में ऐसे समय में ये खेल बहुत सराहनीय खेल है और पूरे प्रदेश से टीम भाग ली है और आयोजन समिति को हम बधाई देते हैं कि ऐसे समय में यह कबड्डी प्रतियोगिता कराया जा रहा है। तखतपुर जनपद पंचायत में आज भारतीय रिजर्व बैंक RBI की लीड बैंक योजना के अंतर्गत तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की प्राथमिकता क्षेत्र की विकास उन्मुखी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बिलासपुर जिले के 4 विकास खंडों में आयोजित समीक्षा बैठकों की श्रृंखला में
तखतपुर ब्लॉक की यह अंतिम बैठक थी। इसमें क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के अधिकारी, जनपद पंचायत, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, नाबार्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीआई की गाइडलाइन के प्रभावी पालन और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में 122 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। ये रिजर्व बैंक की स्कीम है, लीड बैंक स्कीम। उसके तहत जो शासन की जो प्रायोरिटी सेक्टर में यानी जो विकासमूलक जितने भी स्कीम होती हैं उन सारी स्कीम का हम लोग यहाँ समीक्षा करते हैं। और उसी के लिए आज यहाँ तखत पे हम लोग जो हमारे सभी चारों विकास खंड में होता है, तो आज ये आखिरी था और ये तखतपुर ब्लॉक में आज उसकी समीक्षा भी की गई है। इसमें जितने भी ब्लॉक में के अंतर्गत जितने भी बैंक रहते हैं वो रहते हैं, आपके जनपद पंचायत के जो अधिकारी रहते हैं वो रहते हैं, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, नाबार्ड वगैरह के सारे अधिकारी रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकासमूलक कार्य हैं उसकी समीक्षा करते हैं। बिलासपुर सहित पूरे देश में आत्महत्या के बढ़ते मामले समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। नाबालिग, युवा, महिलाएं, किसान, नौकरी पेशा लोग और बुजुर्ग, लगभग हर आयु वर्ग में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी, पढ़ाई का दबाव, प्रेम प्रसंगों में असफलता, नशे की लत, अकेलापन और मानसिक तनाव जैसे कई कारण लोगों को निराशा की ओर धकेल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जो पूरे परिवार को जीवन भर का दर्द दे जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि परिवार और समाज की संवेदनशील भूमिका भी बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पिछले कुछ समय में बिलासपुर में आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि अब ये समस्या केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। नाबालिग छात्र, परीक्षा में कम अंक आने, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, अभिभावकों की अपेक्षाएं, डांट फटकार या भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना के कारण गहरे तनाव में चले जाते हैं। वहीं युवाओं में बेरोजगारी, नौकरी का अस्थिर माहौल, करियर बनाने की होड़, प्रेम संबंधों में असफलता, आर्थिक जिम्मेदारियां, बढ़ते कर्ज और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने जैसी बातें मानसिक दबाव को और बढ़ा देती है। कई लोग अपनी तकलीफ किसी से साझा नहीं कर पाते और धीरे धीरे अकेलेपन में घिर जाते हैं। जब समय रहते उन्हें सुनने और समझने वाला कोई नहीं मिलता, तब कुछ लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका असर केवल उनकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर हमेशा के लिए पड़ जाता है। जी, मैं सहमति रखती हूँ कि बच्चे जो है काफी ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक चीज है कि जो प्रेशर आज के जमाने में हमारे ऊपर है और बच्चों पे है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, इसकी वजह से प्रेशर और दबाव तो है, मगर ऐसा नहीं कि ये प्रेशर पहले नहीं था। हमारे भी माँ बाप उसी प्रेशर में पड़े हैं। तब तो जॉब्स कम रहती थी मगर फिर भी प्रेशर रहता था। आज बच्चों के पास में और ज्यादा उनके पास में एडवांटेजेस है, लेकिन प्रेशर तब भी है। तो मैं आज के बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि प्रेशर तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मगर इस प्रेशर में आप अपने आप को किस तरह उभारते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप और जिंदगी में कितना आगे सफल हो सकते हैं। मैं माँ बाप की तरफ में एक चीज लाना चाहूंगी कि माँ बाप ने बहुत ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी है। हम थोड़ा सा जो कंपटीशन लेवल है उसको अगर साइड में रख के अपने घर के माहौल पर फोकस करें तो सर जैसा कि मुझे यहाँ पे एक बता रहे थे, मैं सुन रही थी, किसी ने कहा कि ब्लाइंड स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, आप कभी उनके पास जाकर देखें, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। हमने हमारे घर में तो मुस्कुराना सब छोड़ दिया, और मुस्कुराहट वो चीज है कि इंसान को लगता है कि बिना किसी की वजह से मुस्कुराऊं भी क्यों। तो खुशी और मुस्कुराहट एक ऐसी चीज हो गई है छोटी सी कि हम वो अपने चेहरे पे रखना भूल गए। हम हमारे बच्चों से बात भी नहीं कर पाते, मोबाइल में हम खुद रहते हैं। इसी की वजह से बच्चे वो खुशियां अपने घर में भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो खुशियों को मोबाइल में ढूंढते हैं। और मोबाइल एक चीज नहीं, वो
पूरी बड़ी सी दुनिया है जो आपको अच्छाई के साथ साथ प्रेशर भी देता है। वो आपको बताता है फलाना बहुत ज्यादा स्टेज पर पहुंच गया है, तो आपको कंपटीशन लेवल और इंक्रीज होने लगता है। तो तनाव किसी न किसी तरीके से मोबाइल से भी बच्चों में आता है और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी माँ बाप टाइम नहीं दे पाते। मैं कहूंगी कि मुस्कुराहट से शुरुआत करें अपने घर में, हंसते हुए अपने बच्चों से बात करें, शेयर करें चीजों को, और मुस्कुराहट के साथ में उन सभी से इस तरह से उनका प्रेशर कम किया जाए कि बच्चे जान लें तब भी था प्रेशर, आज भी है। किसी न किसी तरह से वो अगर दूसरे जितने ज्यादा लोग हैं लोगों से बात करें रादर देन मोबाइल के लोगों से, तो उनका प्रेशर कम हो सकता है और कहीं ना कहीं वो चीज इस चीज में उनका ये करेगी, ये देगी, उनका सहारा देगी कि वो अपना प्रेशर कम करेंगे तो सुसाइडल अटेम्प्ट के थॉट्स कम होंगे। जी बिल्कुल, मैं इस चीज से सहमति देती हूँ, क्योंकि हम तो उस घरों में पले हैं जहाँ पे लड़की को ये कहा जाता है कि तुमसे अच्छा खाना तो फलाना बनाती है। तो घर के जब खाने से, रोज आपके शरीर में जाने वाले अन्न से शुरुआत हो सकती है कंपटीशन की, तो बच्चे तो फिर बाद में आते हैं। तो जी हाँ, बच्चों को जब कहा जाता है ना कि ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसको देखो, हम ये भूल गए हैं कि बच्चों को हम ये नहीं बता रहे हैं कि नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचना एक बात है, लेकिन उस पहुंचने के पीछे जो पूरा स्ट्रगल है ना, वो 365 दिन, महीने के 30 दिन और 24 घंटे पूरे 7 हफ्ते का जो प्रेशर होता है उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो स्ट्रगल इन दिनों का है। पहुंच तो ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो हमें अनुभवों को लेकर के चलना पड़ता है उसकी कोई बात नहीं करता। तो मैं चाहूंगी कि लोग अपने घरों में सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, उस कंपटीशन के साथ साथ आने वाले स्ट्रगल्स के बारे में भी अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्पेशली आज के सिनेरियो में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा तार्किक भी है और बहुत रिलेवेंट भी है। एक्चुअली जो मुझे समझ में आता है, मैं एक बात कहूँ कि बच्चों को सबसे पहले उनकी जीवन की कीमत बताना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही बेसिक सा जो ट्रेंड है कि माई लाइफ माई चॉइस, ये वाला जो कंसेप्ट है ये कितना इररिलेवेंट है, ये बताना और बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप कह सकते हैं, क्या मैं या आप ये बात कह सकते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, क्योंकि क्या एक इंसान खुद बड़ा हो जाता है? हमारे माँ बाप से लेके जो हमको रिक्शे वाला स्कूल से, हमारे कॉलेज से लेकर के हमारे घर तक ला रहा है या ले जा रहा है, जो हमारे लिए खाना बना रहा है, जो हमारी रख रखाव कर रहा है, हर लोग शामिल होते हैं। किसी एक इंसान को उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जितने लोग जिम्मेदार होते हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसके बाद टीचर्स की जिम्मेदारी है, अलग अलग स्तर पर जो भी उनके मेंटर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं कि क्यों वो समाज के लिए जरूरी है। जो न्यूक्लियर फैमिली में एक इश्यूज आता है कि वो कई बार अपनी एक इंसान के तौर पर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जरूरत कितनी ज्यादा, वो ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है समाज को मेरी, मैं नहीं भी रहूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो हमारा एक समाज के तौर पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको ये बताएं कि वो इस समाज के कितने जरूरी है। बच्चों को अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें जिसमें वो अपने से बड़े लोगों से मिले और वो समझे कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने अपना जितना इनपुट दिया है उस बच्चे को बड़ा करने के लिए, जितना जो रिसोर्सेस लगे हैं जो उनके पीछे, वो सारी चीजों का अंतिम जो हमारा लाइफ का जो मोटिव है वो यही है कि हम जिन रिसोर्सेज को आज तक इस्तेमाल करते आए हैं अपने जीवन के बाद हम जब एक किसी पोजीशन को अचीव कर लें तो उस रिसोर्सेज को किस तरीके से हम समाज को वापस लौटा सकें। तो ये जो एक इंसान के नाते हमारा फर्ज है, ये हमको बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि उनकी लाइफ किसी एग्जाम से ज्यादा बड़ी नहीं है, किसी भी सफलता से बड़ी नहीं है। ये उनको समझाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं या आप अकेले नहीं कर सकते। एक समाज के तौर पर, एक टीचर पे, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक बच्चों को जो एक्टिविटीज है उसमें सबको इन्वॉल्व करना, ये आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरी रिसर्च भी चल रही है और उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में हम मिलते रहेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करके इनके सॉल्यूशंस पर चर्चा की जाएगी। बुजुर्गों में भी मानसिक तनाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार से दूरी, बच्चों का रोजगार के लिए दूसरे शहरों में चले जाना, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, आर्थिक असुरक्षा और उपेक्षा की भावना कई बुजुर्गों को भीतर से तोड़ देती है। कई बार वे खुद को परिवार पर बोझ समझने लगते हैं और अपनी भावनाओं को किसी से साझा नहीं करती। दूसरी ओर घरेलू कलह, पति पत्नी के बीच लगातार विवाद, नशे की लत, आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और सामाजिक दबाव भी लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं।
कई घटनाओं में देखा गया है कि छोटी सी समस्या समय के साथ इतनी बड़ी लगने लगती है कि व्यक्ति को कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता। यदि ऐसे समय में परिवार, दोस्त या समाज उनका साथ दे, उनकी बात धैर्य से सुने और उन्हें भरोसा दिलाए कि हर समस्या का समाधान संभव है, तो कई दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हालांकि आजकल की लाइफ में जो भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों के पास स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है और लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। परंतु स्ट्रेस का या किसी भी परेशानी का ये हल नहीं होता है कि आप सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठाएं। इसके स्थान पर अपने दोस्त यार, मित्र, अपने परिवार, आसपास रहने वाले लोगों से बात करिए और अपने अंदर साहस लाइए और आप बिल्कुल मेहनत और प्रयास करके किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। और बिल्कुल इसके लिए आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये कहना है कि आत्महत्या का विचार अक्सर लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता या गहरी निराशा से जुड़ा हो सकता है। कई बार व्यक्ति सीधे अपनी परेशानी नहीं बताता, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कुछ संकेत देने लगता है, जैसे लोगों से दूरी बना लेना, पहले पसंद आने वाले कामों में रुचि खत्म हो जाना, बार बार निराशा और बेबसी की बातें करना, अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, नींद और खान पान में बदलाव आना और खुद को बेकार समझने जैसी बातें गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे समय में परिवार और दोस्तों को इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जज करने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनना, उनका साथ देना और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने के लिए प्रेरित करना बेहद ही जरूरी है। समय पर मिला भावनात्मक सहयोग कई बार किसी की जिंदगी बचा सकता है। जैसे हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं, जैसे पुराने जमाने में देखा जाए तो ऐसे केसेस नहीं होते थे, क्योंकि बच्चे अपनी संस्कृति से ज्यादा जुड़े रहते थे, पाश्चात्य संस्कृति से कम प्रभावित थे। अभी के जमाने में वो पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हैं। मोबाइल, मीडिया, ये सब ज्यादा उनको प्रभावित कर रखा है। तो उससे अगर हम महिलाओं को और उनके माता पिता को अगर हम संस्कृति से जोड़ते हैं तो बच्चे भी उनसे प्रभावित होंगे। जब माता पिता सुसंस्कृत होंगे तो बच्चे भी सुसंस्कृत होंगे और ये सब केसेस कम होंगे। कि ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बच्चे क्या है एकांत में ज़्यादातर मोबाइल के कांटेक्ट में रहते हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उससे क्या है वो हम उनको मना करते तो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और सही और रियल बात तो ये भी है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप आ रहा है, सभी महिलाएं बिजी हो गई हैं, बच्चों को वैसा टाइम देना नहीं हो पाता। तो मैं भी एक पेरेंट्स होने के नाते मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को प्रॉपर एक पैम्परिंग और उनके साथ एक टाइम साझा होना बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एकांत में क्या मोबाइल देख रहे हैं। सिर्फ देखना ही नहीं होता है, वहाँ जाके आप बैठिए, देखिए, उस चीज़ को समझिए कि वो कर क्या रहे हैं। और रही बात सुसाइड की, तो बच्चों में आजकल डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। इस चीज़ की कमी के कारण और बच्चों का माँ बाप के साथ जो कन्वर्सेशन है वो वीक हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हो रहे हैं जिसके कारण ये सारी कंडीशन अभी हम सबको फेस करनी पड़ रही है। तो क्या इसमें आप लोग भूमिका निभा सकते हैं? जैसे अभी फ्रेंड्स के यहाँ पे या जो सावन का त्योहार आप लोग मना रहे हैं, तो अपने भी घरों में जो ऐसे बैठे हुए हैं आप सभी, तो एक दूसरे से इस बात के लिए भी एक चर्चा होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह शिक्षित करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मैं जैसे देख रही हूँ कि अभी सभी पेरेंट्स एक सेपरेट होते जा रहे हैं। परिवार के साथ जो बच्चों की गैदरिंग है, माँ बाप की जो गैदरिंग है वो कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ों में हम सबको मिलकर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है। और हम सबको ये प्रयास करते रहना चाहिए कि मतलब उनके साथ क्या उनको समझाना है, कैसे उनको पेशेंस रखना है और उनको मनोबल मजबूत करना है, क्योंकि अभी के बच्चों को हम कोई भी चीज़ का दबाव नहीं दे सकते, उनको समझने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी और कई तरह की गलत धारणाएं मौजूद हैं। बहुत से लोग ये सोचकर अपनी परेशानी छिपा लेते हैं कि कहीं लोग उन्हें कमजोर, असफल या मानसिक रूप से बीमार ना समझ ले। यही डर और चुप्पी कई बार स्थिति को और गंभीर बना देती है, जबकि मानसिक तनाव भी ठीक उसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है जैसे शरीर की अन्य बीमारियां। जिस तरह बुखार, ब्लड प्रेशर या मधुमेह का इलाज कराया जाता है, उस तरह मानसिक परेशानी होने पर भी सलाह और उपचार लेना पूरी तरह से सामान्य बात है। परिवार, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग बिना किसी डर और शर्म के अपनी भावनाएं साझा कर सके। जागरूकता, संवेदनशीलता और खुला संवाद ही मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।
कहना ये है कि मैं सारे देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, आप इतनी आसानी से अपनी जान दे देते हैं। आप उन माता पिता के बारे में सोचिए जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी क्षति है ये। उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा जब उसका किसी का बेटा या किसी की बेटी चली जाती होगी। यदि आपके जीवन में कुछ कठिनाई है, सब हर इंसान के जीवन में कठिनाई है, इसके कोई मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास कठिनाइयां नहीं है। यदि आपको किसी चीज की तकलीफ है या आप किसी चीज के डिप्रेशन में, उसको आप अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने आसपास के दोस्तों से, मोहल्ले वालों से, जिससे आप कंफर्टेबल हो, उससे आप मिलकर उनको अपना हाल बताइए, उनसे सलाह लीजिए। मर जाना कोई उचित नहीं है मेरे हिसाब से कि आप अपनी जान दे दो। आप तो चले गए, आपके पीछे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कितनी पीड़ा होती है इस चीज से, शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। आप तो बस फांसी लगा लिए, कहीं से कूद गए, आपकी जान चली गई, लेकिन आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाला है, जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर क्या बीतती है ये शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके माता पिता है, इन सब के लिए बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। आपका जान देना, आपका चले जाना इस दुनिया से कोई हल नहीं है। आपको अपने जीवन में संघर्ष करना है, उस परेशानी को हल करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब छोटी छोटी चीजों को लेकर यदि आप जान देंगे तो ये इस चीज जीवन का ये हल नहीं है। आपको अपने संघर्ष से अपने परेशानियों को हल करना है। देखिए, मैं सारे युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को ही नहीं, पूरी दुनिया में बुजुर्ग महिलाएं जो आत्महत्या कर रही हैं, छोटी छोटी बातों में, टेंशनों में, अपने माइंड में जो टेंशन भरता है उसके नाम से कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई कूद के जान दे रहा है। और ज़्यादातर युवाओं में हो रहा है, ज़्यादातर लड़कियों में ये होता है कि वो ये आत्महत्या कर ली, या लड़कों में होता है किसी परीक्षाओं में, या उनका पेपर नहीं बना, ये बहुत मेहनत करते हैं, कभी एग्ज़ाम ऐसा आ जाता है कि जो उन लोग बना नहीं पाते। इस कारण अधिकतम लोग क्या है आत्महत्या करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जो ये जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है। इसको भगवान इसको बहुत ही अच्छे लोगों को देता है कि ये जीवन वो जी पाए। लेकिन आजकल के युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में एक ऐसी अंदर से हो गई है कि हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार को कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कोई युवा मरता है, जब कोई घर का सदस्य मरता है, तो सबसे ज़्यादा दुख उसके परिवार को होता है। और वो जो दुख होता है वो परिवार वाले उसको सारा जीवन उनका वो दुख में ही चला जाता है, जिससे वो आगे बढ़ने में। तो मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के जब किसी परीक्षा को देते हैं, किसी कम मार्क्स आते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जान को मत दें, क्योंकि ये जीवन है। फिर से परीक्षा देंगे, फिर से पास होंगे, फिर से अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छा काम करेंगे। वैसे ही इस दुनिया में किसान है, किसान भी आत्महत्या कर लेते हैं कि आज वो नहीं हुआ है, पानी बरसता है, कभी खेती नहीं होती, जिसके कारण किसान भी अपनी जीवन को त्याग देते हैं, मौत हो जाती है। लेकिन आज के जीवन में संघर्ष है, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के पास संघर्ष है। संघर्ष जो जीता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये सब जो आप कर रहे हैं उसको मत करिए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ मिलकर काम करिए, उनको उनके लिए सोचिए, और ये जीवन है इसको अच्छे से जीजिए। मैं देखता हूँ तो बहुत हृदय से व्याकुल हो जाता हूँ जब हमारे युवा, छोटे नौजवान हैं, हमारे भारतवर्ष के छत्तीसगढ़ के विकासशील है, अच्छा रहने वाली नींव है, वो ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं हृदय से बहुत व्याकुल हूँ। क्योंकि ये युवा है, भाई हमारे, छोटे भाई हैं, बड़े हैं, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, तो उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, चरैवेति चलते रहो। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप संघर्ष करो। और कभी भी पढ़ाई को लेके या किसी भी विषय को लेके आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा अंतिम पड़ाव मेरी मृत्यु है। आपका जो संघर्ष है वही आप युवा को मजबूत बनाने वाली पीढ़ी है। हमने भी कभी बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं अपने छोटे भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन में संघर्ष करो। कुछ परेशानी है तो अपने परिजनों से, अपने जिन्हें मानते हैं उनसे आप व्यतीत करो कि हमारी ये परेशानी है, हमें ये दिक्कत है। पर चाहे नशा हो, पढ़ाई हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल जो संज्ञान देखने को मिलता है, तो यूथ जो है हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूथ से ही हमारी विकास है। तो यूथ को हमें समझना पड़ेगा और हमें भी अपने यूथ को हाथ से हाथ मिलाकर साथ में चलना पड़ेगा, लेके कि भाइयों अगर कोई परेशानी है तो आप अपने जिसे मानते हैं उनसे इस परेशानी का हल निकालो, बात करो, चर्चा करो, आपको जरूर निष्कर्ष उसका निकलेगा। बहुत ही अच्छा यह जीवन आपको प्रभु के द्वारा मिला है, तो आप अपने जीवन को कुछ ऐसा करके जाइए कि जिससे आपके माता पिता और आपका सीना चौड़ा हो और नाम, लक्ष्य जो है ऊपर रहे। ऐसा कभी ना हो कि आपके माता पिता आपके मृत्यु के बाद पछतावा करें कि इतना बड़ा हमने 20 साल का बच्चा अपना खो दिया, उन्हें पछतावा, ऐसा कुछ ना हो। तो आप सभी युवा भाइयों से, साथियों से निवेदन है कि आप बहुत ही अच्छा जीवन में कर सकते हो।
तो ये सब छोटी चीजें होती हैं, छोटी चीजें जो मृत्यु को गले लगाती हैं। असली मुद्दा वही होता है जब संघर्ष करके जीत की ओर बढ़ता है और अपनी परेशानियों को दूर करता है। आत्महत्या की हर घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि पूरे समाज, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की लिए जीवन भर का दर्द छोड़ जाती है। माता पिता अपने बच्चों को खो देते हैं, बच्चे अपने अभिभावकों से बिछड़ जाते हैं और कई परिवार कभी भी उस सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए जरूरी है कि समाज केवल घटना होने के बाद दुख व्यक्त करने तक सीमित न रहे, बल्कि पहले से ही ऐसे वातावरण का निर्माण करे जहां हर व्यक्ति अपनी परेशानियां खुलकर बता सके। देखिए, अभी जैसे मोबाइल जिस तरह से चल रहा है उस तरह से दूर रख पाना तो मेरे को बहुत पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन अभी जो होड़ चल रही है कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, कि ये ही बनना है, कि वो ही बनना, ये मेरे को गलत लगता है। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने। मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करती कि तुमको एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैं अपने क्लास को बच्चों को भी कभी फोर्स नहीं करती या उनको कभी ये नहीं बोलती कि तुमको बड़ा होकर बड़े पद पे जाना है। मैं ये बोलती हूँ कि तुमको एक अच्छा इंसान बनना है। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए हमको इस चीज पे ज्यादा, इस विषय पे फोकस करना चाहिए कि हम बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। और रही मोबाइल की बात, तो इसके लिए ये क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि एज लिमिटेशन हो। ये सब चीजें एज लिमिटेशन के हिसाब से मोबाइल पे कितने वर्षों के बच्चों के लिए कोई चीजें प्रतिबंधित होनी चाहिए जो नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये जानने की आवश्यकता है कि हर एक बच्चा अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही होता है। किसी में खेलने की प्रतिभा होती है, कोई पढ़ने में होशियार होता है, कोई और फील्ड में होता है। तो सबसे ज्यादा जो हम कंपटीशन देखते हैं कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं, ये हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमको बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि 90% और 98% ही आप लेकर आए। आप अगर आप खेलने में सक्षम है तो बिल्कुल आप उस क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर अपना नाम कमाएं। तो हमको पहले तो अपने घर में ही अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चों के जो दोस्त हैं और आसपास के हमारे जो लोग हैं, अगर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, तो उस माहौल में रह के हम अपने बच्चों के साथ साथ और बच्चों को भी ये चीजें बता सकते हैं कि उनकी प्रतिभा विशाल है, उनको समझने की आवश्यकता और हमको उनको समझाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम सबको ये समझना जरूरी है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत, सहयोग और सही मार्गदर्शन से निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अक्सर लोग मान लेते हैं कि चलती ट्रेन में यदि कोई कीमती सामान बायो टॉयलेट में गिर जाए तो उसे वापस मिलना लगभग असंभव है, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री मुकेश पालीवाल की करीब 3 लाख रुपए कीमत की सोने की अंगूठी शौच के दौरान अचानक बायो टॉयलेट में गिर गई। अंगूठी गिरते ही यात्री के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तत्काल रेल मदद पोर्टल पर इसकी सूचना दर्ज कर सहायता मांगी। शिकायत मिलते ही रेलवे के मैकेनिकल विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने के बाद उसे कोचिंग डिपो में विशेष जाँच के लिए भेजा गया। वहाँ तकनीकी कर्मचारियों ने संबंधित बायो टॉयलेट की टैंक को सावधानी पूर्वक खोलकर घंटों तक तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद टैंक के इस टैप में फंसी सोने की अंगूठी सुरक्षित बरामद कर ली गई। इसके बाद आरपीएफ और मैकेनिकल विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अंगूठी उसके वास्तविक स्वामी मुकेश पालीवाल को सौंप दी गई। अपनी बहुमूल्य अंगूठी वापस पाकर यात्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रेलवे की त्वरित कार्रवाई, कर्मचारियों की ईमानदारी, जिम्मेदारी और समर्पित कार्यशैली की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि रेल मदद पोर्टल यात्रियों के लिए भरोसे की एक मजबूत कड़ी बन चुका है। ये पूरा घटनाक्रम न केवल रेलवे की संवेदनशील कार्यप्रणाली को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि समय पर दर्ज की गई शिकायत और कर्मचारियों की निष्ठा से असंभव लगने वाला काम भी संभव हो सकता है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे भिलाई नगर विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने प्रदेश की राजनीति, संगठन, चुनाव और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के चुनाव युवाओं के लिए नेतृत्व विकसित करने का सबसे बड़ा मंच है। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आइए देखते हैं पूरी खबर। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस में संगठन चुनाव पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होते हैं, जिससे युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने युवाओं से एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यही मंच भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व को तैयार करता है। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ता मिलकर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोग सदस्यता कराते हैं, अपना पदाधिकारी बनते हैं और अपनी राजनीतिक आने वाले समय की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं खुद इसी तरह के चुनाव से एनएसयूआई का कॉलेज प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, स्टेट प्रेसिडेंट बना, तो मुझे लगता है कि ये एक नया अवसर है युवाओं को कांग्रेस में जुड़ने का। श्याम बिहारी जायसवाल ने सीधा बोला कि भूपेश गुट है, देवेंद्र गुट है। जो आप जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को आपने काट दिया, उनका आरोप। श्याम बिहारी जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। मैं कहा रहा कि श्याम बिहारी जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए सिम्स की। मलेरिया इतना ज़्यादा पूरे प्रदेश में, मलेरिया के प्रकोप से 11 जानें अभी तक जा चुकी है। कहीं पर किट अवेलेबल नहीं है। जितने इन्होंने लैब्स बनाए थे वो सारे लैब्स में लैप्स हो चुकी है इनकी सारी। तो ये हालात है। मुझे लगता है उनको जनता ने और उनकी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया और जनता का स्वास्थ्य खराब है। उनको अपने स्वास्थ्य को छोड़कर जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। एक और बात आ रही है कि गुरु वोट रह गया, चेला सबका। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अवसर दिया है और सारे वरिष्ठ नेताओं का इसमें किसी का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। केवल और केवल कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम सब लोग भी जिन लोगों से संबंध है उन लोगों की मदद करते हैं। जहाँ तक ये राजनीतिक बातें तो चलती रहती है, इस पे बहुत ज़्यादा कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और आने वाले समय में 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष की चिंता करने के बजाय सरकार को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मलेरिया और अन्य बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है।
और आम लोगों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के समर्थन से कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक और जनदर्शन का आयोजन किया गया। बैठक में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं सीएम हेल्पलाइन सहित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे प्रशासन के सामने रखी, जिसके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विभिन्न विभागों में कार्यों की समीक्षा करते हुए शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों और अन्य लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि सभी लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। टीएल और जनदर्शन हर मंगलवार की तरह आज भी था और इसमें जो शासन के जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उन स्कीम्स की समीक्षा की गई और इसमें जैसे सीएम हेल्पलाइन उसके जो भी पेंडिंग्स आवेदन थे या दूसरे जो भी महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं थे उन योजनाओं की समीक्षा करके उसमें निर्देशित किया कि उसमें जल्दी से जल्दी जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं उसका निराकरण करें। इसके अतिरिक्त जनदर्शन था तो उसमें जनदर्शन भी लोगों ने आकर के अपने जो भी आवेदन थे वो प्रस्तुत किए हैं और उसमें संबंधित विभागों को वो आवेदन प्रेषित किया गया है। उस पर विभाग विधि सम्मत जो भी निराकरण होगा वो करके फिर इन लोगों को सूचित करें। बैठक के बाद आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों से प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजा गया ताकि नियमानुसार उनका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से निराकरण करते हुए आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कोटा रोड पर गनियारी के पास मंगलवार को अंडों से भरा एक मालवाहक वाहन सड़क हादसे का शिकार होकर पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन में लदे हजारों अंडे सड़क पर बिखर गए और अधिकांश अंडे फूट जाने से पूरे मार्ग पर अंडों का ढेर लग गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहन और उसमें लदे माल को भारी नुकसान पहुंचा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दुर्घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और संबंधित अमला मौके पर पहुंचा और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने और सड़क पर बिखरे अंडों को साफ कराने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद यातायात को धीरे धीरे सामान्य कराया गया। बिलासपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही आम लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। RDDSS योजना के तहत ट्रांसफार्मरों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन शहर के कई रिहायशी और व्यस्त इलाकों में अब भी ट्रांसफार्मर बॉक्स खुले और जर्जर हालत में पड़े हैं। इन बॉक्सों में खुले बिजली के उपकरण और तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन स्थानों से रोजाना स्कूली बच्चे, महिलाएं और बड़ी संख्या में राहगीर गुजरते हैं। बावजूद इसके सुरक्षा कवर लगाने और आवश्यक मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में खुले ट्रांसफार्मर बॉक्स का खतरा और बढ़ जाता है, जिससे करंट फैलने या अन्य दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों ने विभाग से तत्काल सभी खुले ट्रांसफार्मर बॉक्स पर सुरक्षा कवर लगाने, क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत कराने और संभावित हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में स्थानीय निवासी नीलकंठ बेहरा ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई, जबकि कार्यपालन अभियंता PVS राजकुमार ने योजना के तहत आवश्यक कार्य कराए जाने की बात कही। हाँ, कई बच्चे लोग कहीं छूट खा दिए तो भाई एक्सीडेंट का कारण हो सकता है और फिर ये ढक्कन लगा नहीं हुआ है, इसको बंद रखना चाहिए। ये तो भाई गलती है CSB वाले लोगों का, जो ढक्कन पैक करके नहीं रखते, खुले में रखते, कोई भी छू सकते हैं तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है। आप इसको लेकर किसी को बताएं, अधिकारियों को? अधिकारियों को, साहब लोगों को तो बोले वो लोग
पता नहीं। अब उनका ये लाइन का जो लाइन इंस्पेक्टर रहता है उनको देखना चाहिए। आरडीएसएस योजना में बॉक्स बदलने के लिए है, लेकिन जो शहर में अधिकांशतः 200 और 315 के लिए के बड़े ज़्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उसमें बॉक्स लगाने का प्रावधान आरडीएसएस में नहीं है। इसकी वजह से कुछ जगह पे लगाने में दिक्कत आ रही है। फिर भी कुछ जगहों पे ट्रांसफार्मर बाकी 63 केवीए या 100 केवीए के ट्रांसफार्मर में अक्सर लगाया जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर को लेकर भी काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं। ट्रांसफार्मर शहर में लगभग 90 सब ट्रांसफार्मर के आसपास लग गए हैं और ट्रांसफार्मर शहर में अब ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है आरडीएसएस योजना में। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी और लगने हैं। 452 में से लगभग 290 के आसपास ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और शेष में भी अभी ट्रांसफार्मर का अलॉटमेंट कराया उन्होंने आने के बाद, और जल्दी ही उस पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी तैयार है ट्रांसफार्मर। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रतनपुर रोड पर गतौरी के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर मौजूद गौवंशों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में 9 गौ माताओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक नन्हा बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत स्थानीय लोगों और गौ सेवकों की मदद से गौरी गोपाल गौ सेवा धाम छतौना पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस दुखद घटना के बाद से क्षेत्र के नागरिकों और गौ सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ हाईवे पर बेलगाम दौड़ते तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने और गौवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था करने की पुरजोर मांग की है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।
संस्कृति संगम सेवा समिति द्वारा सावन उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्सव के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 70 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समिति की अध्यक्ष सुनैना नायर एवं सचिव श्वेता पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, उन्हें दैनिक जीवन की व्यस्तताओं और तनाव से कुछ पल की राहत देना तथा भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य निर्णायक पिंकी हेड़ाऊ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड नेल एंड मेकअप आर्टिस्ट द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्ष सुनैना नायर और सचिव श्वेता पटेल ने संयुक्त रूप से मंच संचालन किया। वहीं सुनैना नायर द्वारा प्रस्तुत भजन ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में आयोजित रैंप वॉक महिलाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का आकर्षक प्रदर्शन बना, जबकि सावन से जुड़े पारंपरिक खेलों में प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सावन सुंदरी प्रतियोगिता में रमा सोनी ने प्रथम, अतोशी पैरा ने द्वितीय और किरण तिवारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें क्राउन, ट्रॉफी और सैश देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिताओं में सोम प्रभा दिव्य, शीतला चंद्राकर, प्रियंका उपाध्याय, किरण तिवारी, अलका सिंह, तृप्ति कुर्रे, ज्योति द्विवेदी, संपदा सोनी, मीनाती ढास, विशाखा राम टेके, पिंकी गुप्ता, सस्मिता गौड़ा, अलका शिवहरे, पिंकी कश्यप, अन्नपूर्णा ध्रुव तथा शालू मिश्रा सहित अन्य विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संस्कृति संगम सेवा समिति महिलाओं के सशक्तिकरण और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन करती रहेगी। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्ष और सचिव ने सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। गृहस्थी के कामों में इतना सब कोई उलझी रहती हैं, तो हमारा ये जो संस्कृति संगम हमारी समिति का एक छोटा सा प्रयास है इस कार्यक्रम के द्वारा उनको एक मनोरंजन के द्वारा एक तरोताज़ा करने का। तो आज हम लोग यहाँ 70 से भी अधिक महिलाएं आई हैं, बिलासपुर से भी हैं, कुछ बिलासपुर के बाहर से भी हैं, कुछ वर्किंग भी हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हैं। सभी को यहाँ इकट्ठा होकर के हम सावन भी मना रहे हैं, साथ ही साथ आज क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी है तो साथ ही साथ हमने फ्रेंडशिप डे भी मनाया है। प्रतियोगिता भी रखा गया? हाँ, प्रतियोगिता रखी है। सावन के उपलक्ष्य में वेशभूषा पर हमने एक रैंप वॉक किया है। उसके बेसिस पर हम 3 सावन सुंदरियों का आज चुनाव किया है हमने, जिनको ट्रॉफी, सैश और क्राउन के साथ हम सम्मानित करेंगे। हमारे यहाँ आती है महिलाएं और बिलासपुर के बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्ग से आती हैं, जिसमें एडवोकेट भी है, हाउसवाइफ भी हैं और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली भी महिलाएं हैं। हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर जिले से, सभी जगह से हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं। सरस्वती संगम सेवा समिति के द्वारा संस्कृति सेवा समिति के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया जज के तौर पे। यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि सावन के उत्सव का जो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे लिए तो शब्द नहीं है। मैं श्वेता जी और सुनैना जी का धन्यवाद कहूँगी कि वो इतनी अच्छी तरीके से इस अपनी संस्कृति को जो प्रेजेंट करवा रहे हैं और इतनी अच्छी मेहनत से सारी महिलाओं को एकत्रित करके उसको प्रॉपर वो सेलिब्रेशन करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा देखती रहती हूँ, मतलब मैं मुश्किल से 2-3 साल से मैं कंटिन्यू अभी सुनैना जी और श्वेता जी को मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सारे ऐसे प्रयास करते रहते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं ताकि सारी महिलाएं हैं एकजुट होके अपनी संस्कृति को प्रेजेंट कर सके। बहुत सारी ऐसी सेवा वो दे रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इनके ये सब कामों को देख के। तो मेरा तो सौभाग्य है जो मैं यहाँ आई हूँ और आके मुझे इतनी अच्छी चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र के दर्री मोड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे से आ रहे 2 ट्रेलर अनियंत्रित होकर टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे वाहन के चालक को भी चोटें आई है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और पर्याप्त दूरी न बनाए रखना माना जा रहा है। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया गया है और मामले की जांच जारी है।
बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के कोपरा जलाशय के पास मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले के लोहारा कापा गांव निवासी पुनौतिन यादव अपने परिचित के साथ बाइक से बिलासपुर आ रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार भूसे से भरे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ट्रक और बाइक के बीच फंस गई और करीब 25 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घायल बाइक चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में हादसे के पीछे लापरवाही सामने आ रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों की याद दिलाता है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।